भैया बहनों, आज कक्षा सप्तम और अष्टम के लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा, बोली, व्याकरण तथा लिपि इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। सर्वप्रथम हम भाषा को लेते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। यदि भाषा न होती तो हम सभी अपने मन की बात को एक दूसरे से नहीं कह सकते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा परस्पर व्यक्तियों को, समुदायों को जोड़ने का कार्य करती है। अगर हम ये कहें कि भाषा उस पुल के समान है जो किसी नदी के दोनों तटों पर बसे हुए दो गांवों को आपस में मिलाता है, वे जब चाहें एक दूसरे के पास आ सकते हैं और उनसे मिलकर के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह से भाषा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि भाषा न होती तो जिसके पास जो भी ज्ञान होता, जिसके मन में जो विचार आते, वह उसी तक सीमित रह जाते और आगे न बढ़ पाते, उनका स्थानांतरण न होता। अगली बात आती है भाषा के रूप, अर्थात इसके भेद कितने हैं, किस किस रूप में भाषा हमारे सामने है। तो भैया बहनों, वर्तमान समय में भाषा के दो रूप प्रचलित हैं। एक लिखित रूप है और दूसरा मौखिक रूप है। सबसे पहले जो मौखिक रूप है वह लेते हैं हम, वो बहुत ही प्राचीन है। अत्यंत प्राचीन समय से हमारे यहाँ शिक्षण का या सीखने केवल मौखिक रूप ही प्रचलित था। गुरु अपने शिष्यों को सम्मुख बैठा करके और उन्हें ज्ञान को रटवाता था, उन्हें सिखाता था। जब वे बड़े होते थे तो वे अपने शिष्यों को इसी प्रकार से ज्ञान देते थे। यह ज्ञान श्रुति पद्धति पर आधारित ज्ञान कहलाता था। धीरे धीरे समय बदल गया और बाद में भाषा का दूसरा रूप आया, जिसको हम कहते हैं लिखित रूप भाषा का। जब कागज, कलम आदि की सहायता से विचारों को, भावों को लिख करके दूसरे तक हम पहुंचाते हैं तो वह लिखित रूप होता है। इस प्रकार हमने देखा कि भाषा दो रूपों में है, मौखिक केवल बोलकर और लिखित कागज और कलम की सहायता से लिख करके। अगली बात है व्याकरण। व्याकरण क्या है? जब सबसे पहला वीडियो जारी हुआ था उसमें बताया गया था कि व्याकरण के अभाव में शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। अर्थात व्याकरण अगर हम नहीं सीखते या जो भी सीखते हैं वो व्याकरण की दृष्टि से नहीं सीखते तो सीखने का कोई अर्थ नहीं है। व्याकरण हमको वर्णों, शब्दों, पदों और वाक्यों के समुचित प्रयोग का ढंग सिखाती है। इसलिए व्याकरण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अब आगे आती है बोली। बोली क्या चीज है? बोली किसी भी भाषा का स्थानीय रूप होता है। हम जानते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोगों की बोली में अंतर आता रहता है। एक ही भाषा में कई बोलियां होती हैं। हम लोग एक कहावत कहते हैं अवधि में कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी। अर्थात थोड़े थोड़े दूर पर पानी की तासीर और थोड़ी दूर पर बोली बाणी ये बदलती रहती है। आप लोग भी कभी कभी अपने मामा के यहाँ जाते होंगे, मौसी जी के यहाँ जाते हैं, बुआ जी के यहाँ जाते हैं। अगर एक हफ्ता वहाँ रह गए और वहाँ से आने पर अपने घर में आते हैं, खाते पीते हैं, तो आपको जुकाम हो जाता है। पूछा जाता है क्यों ऐसा हुआ? बताते हैं कि आचार्य जी मैं तो मामा के यहाँ गया था, वहाँ का पानी पिया और जुकाम हो गया। पानी तो सब जगह एक है धरातल के अंदर, लेकिन फिर भी वो दूरी के नाते उसमें खनिजों आदि के प्रभाव से उसका तासीर अलग हो जाती है। उस पर हम बहुत नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे पानी बदलता है वैसे ही बोली बानी अर्थात हमारी बोली बदल जाती है। हर भाषा में कई कई बोलियां होती हैं। जैसे हमारी जो भाषा हिंदी है, इसमें अवधी, अयोध्या और इसके आसपास बोली जाने वाली जो बोली है उसे हम अवधी कहते हैं। इसमें अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर, लखीमपुर ये आदि जिले आते हैं। अगर हम झांसी की तरफ जाएं तो जो उसके आसपास के जिले हैं, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, बांदा आदि में जो बोली बोलते हैं उसको हम बुंदेलखंडी कहते हैं। यदि हम मथुरा की ओर जाते हैं तो वहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है उसके आसपास के जिलों में। इसी प्रकार से यदि हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी जिले हैं, इसमें बलिया, देवरिया, गाजीपुर और बिहार के हिस्से में जाते हैं
तो वहाँ हम जो बोली पाते हैं वो भोजपुरी बोली कहलाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदी में ही अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और ब्रजभाषा जैसी अनेक बोलियां हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग बोलियां हैं, एक से अधिक बोलियां हर भाषा में प्रचलित होती हैं। अगला क्रम आता है लिपि का, कि लिपि क्या है। अभी पहले बात आई थी कि शब्दों को, मन के भावों को लिखकर व्यक्त किया जाता है, वही लिपि होती है। लिपि का शाब्दिक अर्थ है लिखावट या लिखकर सामने रखने की विधि। तो हम जानते हैं कि जब सर्वप्रथम जब लिपि नहीं थी, लिखा नहीं जाता था, उस समय के जो विद्वान रहे होंगे उन्होंने लिखने के लिए कुछ जो संकेत चिन्ह बनाए कि किस अक्षर को, किस शब्द को लिखने के लिए हम किस प्रकार की रेखा खींचेंगे या चूल्हे बनाएंगे या गोले बनाएंगे, तो उनको हमने लिपि कहा है। हिंदी और संस्कृत, इसकी लिपि देवनागरी है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की रोमन लिपि है। इसी प्रकार से विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं सबकी अपनी अलग अलग लिपि होती है। अपनी अपनी लिपि में सभी लोग अपना अपना लिखित कार्य करते हैं। अब बात आती है साहित्य की। साहित्य क्या चीज़ है। हम कभी कभी इतिहास में पढ़ते हैं कि आज से 7,000-8,000 वर्ष पहले मोहनजोदड़ो के लोग किस प्रकार से रहते थे, उनके घर कैसे बने होते थे, किन पशुओं का पालन करते थे, किन देवी देवताओं की वो पूजा करते थे, उनकी खेती किसानी कैसे होती थी। तो ये सब आज हमको लिखित रूप में पुस्तकों में उपलब्ध है। यही हमारा साहित्य है। जब हम उन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो जैसे लगता है कि उस समय का सारा दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो गया है। वास्तव में साहित्य किसी भी समाज का जीवंत रूप होता है। वह हमको उसके रीति रिवाज, खान पान, पहनावा, बोली, वेशभूषा, पूजा पद्धति आदि की समुचित जानकारी देता है। तो भैया बहनों, आज के पाठ में इतना ही। आगे के पाठ में अगले विषय लिए जाएंगे।